बड़ी की बड़ी तारीफें। अलीगढ़ की रहने वाली पद्मा के दो बेटे थे। बड़े बेटे अर्णव की शादी रचना से हुई थी। बड़ी बहू रचना ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभा रही थी। पद्मा को बड़ी बहू रचना से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे रचना की शादी को 8 साल बीतने को आए थे। इन 8 सालों में पद्मा का छोटा बेटा अंबुज भी शादी के लायक हो गया था। बड़ी बहू की तरह ही होनहार, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में पद्मा पिछले 2 साल से परेशान थी। आखिरकार पद्मा को छोटे बेटे अंबुज के लिए अंशिका नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। छोटे के लिए लड़की मिल जाने के बाद जहां एक तरफ पद्मा को काफी हल्का महसूस हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अब इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं दूसरी बहू के आने के बाद परिवार की एकता और शांति भंग ना हो जाए। देख बड़ी बहू, अंबुज की शादी होने वाली है। अभी तक तू घर की बहू थी, लेकिन अब जिठानी बनने वाली है। जिठानी होना भी अपने आप में एक जिम्मेदारी का पद होता है बेटा। अपने पद की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए शुरुआत से ही जरा पकड़ मजबूत रखना अपनी। मैं समझी नहीं माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, आपकी बात ठीक है कि मैं जिठानी बनने वाली हूँ, लेकिन जिठानी होने के लिए मुझे कुछ स्पेशल भी करना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। अरे बेटा, बात को समझ। देख, अगर तू चाहती है कि तेरी देवरानी बड़े होने के नाते तुझे मान सम्मान दे, तेरी बातों को सुने और पालन करे, तो बेटा शुरुआत से ही थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना। जब तक घर में एक बहू होती है ना, तब तक तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन जहां देवरानी आती है, बस वहीं मन में खटास आनी शुरू हो जाती है। और हर घर में दरार पड़ने का सबसे मुख्य कारण घरेलू कामकाज ही होता है। इसलिए बेटा शुरुआत में ही देवरानी को प्यार से घर का सब काम समझा देना और काम का बंटवारा कर लेना। घर में कब क्या काम होता है और उसको किस तरह से किया जाता है, ये सब समझाने की जिम्मेदारी अब तेरी है। अगर तू चाहती है कि देवरानी के आने के बाद घर में रोज रोज मन मुटाव ना हो, तो पहले ही इस कलेश की जड़ को खत्म कर देना। कैसी बात करती हो मम्मी जी आप? घर में बहू को देखकर सबको काम ही क्यों याद आता है? अरे वो इस घर की बहू बनकर आ रही है, घर में नई नौकरानी नहीं आ रही है कि उसके आने से पहले आप काम को लेकर हाय हाय करने लगी। और ये कौन सा तरीका हुआ कि वो शादी करके आएगी और अगले दिन हम उसको घर का सारा काम समझा दे? कम से कम जब तक हाथों में मेहंदी लगी है, तब तक की तो मोहलत देनी चाहिए ना। अरे वो नई नई दुल्हन बनकर आएगी, आपको पता है कितना शौक होता है अपने हाथों की मेहंदी को देखने का। आप क्या चाहती हो कि मुझसे बर्तन धुलवा के 2 दिन में उसके हाथों की मेहंदी निकलवा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होने वाला। अरे जीवन भर काम ही करना है उसको, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 5-10 दिन आराम भी कर लेगी तो? कोई बात नहीं, जैसे मैंने इतने साल घर का काम किया ना, कुछ दिन और सही, हफ्ता 10 दिन आराम करने देंगे उसे। उसके बाद जब मुझे दिन भर काम में लगे देखेगी ना, तो अपने आप ही आकर रसोई में काम करने लगेगी। और मुझे कौन सा आप हाथ पकड़कर रसोई में लेकर आई थी? मैं अभी तो खुद ही काम करने लगी थी ना। देख बेटा, कलेश की जड़ में पानी देगी ना, तो झगड़े का पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। मेरा फर्ज था मैं तुम्हें घर में सुख शांति बनाए रखने के तरीके समझाऊं। समझाना फर्ज था मेरा। मेरी सलाह को मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। अपने अच्छे बुरे के लिए तुम खुद समझदार हो। जो करोगी सोच समझ कर करना। बड़ी बहू रचना ने सास की कही सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके मन में अपने आने वाली देवरानी अंशिका के लिए बेहद प्यार और सहानुभूति थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी के साथ भी शादी के बाद वही सब हो जो उसके साथ हुआ था। शादी के बाद रचना को तो 2 दिन का भी आराम नसीब नहीं हुआ था। उसकी सास पद्मा ने दूसरे तीसरे दिन से ही उसे रसोई में लगा दिया था। पहले रसोई और फिर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी रचना के ऊपर आ गई थी।
और पद्मा घर से रिटायरमेंट लेकर आराम फरमा रही थी सास के जाने के बाद। मम्मी जी तो यही चाहती है ना कि जैसे उन्होंने मुझे शादी के 2 दिन बाद से किचन में बुलाकर घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थी, मैं भी अंशिका के साथ ठीक वैसा ही करूं। लेकिन नई नई शादी में ये घर गृहस्थी का बोझ कितना भारी लगता है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कोई जरूरी तो नहीं कि जो तकलीफ मैंने झेली मेरी देवरानी भी झेली। उसका बचाव करने के लिए तो मैं हूं ना यहाँ पर। मम्मी जी को क्या है, उन्होंने तो मेरी शादी के समय भी यही गेम खेला होगा जो वो आज मुझे समझा रही है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। मैं तो वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। कुछ ही दिनों में अंशिका शादी करके पद्मा के घर पहुंच गई थी। हालांकि पद्मा ने तो बड़ी बहू को शुरू में ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन बड़ी बहू फिलहाल छोटी बहू के साथ कोई सख्ती अपनाने के फेवर में नहीं थी। रचना चाहती थी कि पहले अंशिका परिवार में सबको अच्छे से समझने लगे, थोड़ा घुल मिल जाए, उसके बाद ही उसके ऊपर काम की जिम्मेदारी डाली जाए। इसलिए वो सास से साफ मना कर देती है कि अभी कम से कम 10-12 दिन उसे आराम करने देते हैं, तब तक घर की सारी जिम्मेदारियां पहले की तरह रचना ही संभालती रहेगी। रचना ने तो अपनी तरफ से देवरानी अंशिका के बारे में अच्छा ही सोचा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये भलाई बहुत महंगी पड़ने वाली है। अंशिका को पद्मनिवास में आए हुए 15 दिन से ज्यादा बीत गए थे, लेकिन वो तो अभी तक ऐसे मेहमान बनकर बैठी हुई थी जैसे वो किसी होटल में आई हुई गेस्ट हो। सुबह जब तक चाय पीने के लिए उसे आवाज न लगाया जाए, वो नहा धोकर सज संवर कर अपने कमरे में ही बैठी रहती। चाय नाश्ता बन जाता तो जाकर नाश्ता खा लेती और उसके बाद वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाती। नई नई शादी है ऐसा सोचकर शुरू में तो कुछ दिन जिठानी रचना सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन जब शादी को 1 महीना बीत जाता है तो रचना के सब्र का पैमाना छलक जाता है। मम्मी जी देख रही हैं आप, ये तो बड़ी मोटी चमड़ी की है। अरे नई नई शादी हुई है तब लाड़ में मैंने कह दिया कि जब तक तुम्हारी मेहंदी नहीं उतरती तुम आराम करो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। अरे मुझे क्या पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। शादी को 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ये महारानी तो पालकी छोड़कर पांव जमीन पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। जब काम की बात करो ना तो ऐसा लगता है जैसे ये अंधी गूंगी बहरी हो जाती है। अरे बेटा इसीलिए तो मैं तुझे कह रही थी ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिठानी हो जिठानी बनकर रहो, लेकिन तुम्हें ही ज्यादा भलाई बटोरने का शौक था। भुगतो अब, दिखाओ भलाई, मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो। अब अगर छोटी बहन को गोद लिया है तो उसकी जिम्मेदारियां भी निभाओ। अरे मम्मी जी आप घर की बड़ी हो, अब मुझे कोई समस्या होगी तो आपसे ही कहूंगी ना। अब आप भी ऐसे अपना पल्ला झाड़ लेंगी तो कैसे काम चलेगा। क्या बेटा, जब सास कोई सलाह देती है उस सलाह पर अमल करने में तो बड़ा कष्ट होता है तुम्हें। अब जब मुसीबत में फंस गई हो तो ये बूढ़ी सास याद आ रही है। पहले क्या ज्ञान दिया था तुमने मुझे, यही ना कि मम्मी जी अब ये आपका जमाना नहीं है जो शादी होते ही अगले दिन से बहू को बैल की तरह खेत जोतने में लगा दे। अरे वो इंसान है, उसे थोड़ा आराम और प्यार की जरूरत होती है। बहू ला रहे हैं, कोई काम वाली थोड़ी ना ला रहे हैं कि अगले दिन से उससे काम कराना शुरू कर दे। तो बेटा जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। अब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। अब तो जो तुमने किया भुगतो। हाँ हाँ जी भर की सुना लीजिए आप, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों को तो सारा काम करा कराया मिल रहा है। रेल तो यहां पर मेरी बन रही है। पूरा पूरा दिन काम में तो मैं अपनी चमड़ी घिस रही हूं, किसी और को फर्क पड़ेगा भी क्यों। अच्छा चलो ज्यादा नाटक मत करो। ये बताओ अगर तुम्हें वाकई दिक्कत हो रही है तो सीधा सीधा उससे कह क्यों नहीं देती। अरे जिठानी है तू, हक से जाकर कह दे उसे कि बस बहुत हो गया आराम, अब अपने चरण कमल कमरे से बाहर रखे और घर गृहस्थी में हाथ बटाए।
अरे मम्मी जी गई थी मैं उसके पास। मैंने कहा अंशिका आज नाश्ता तुम बना देना। तो कहने लगी भाभी मुझे तो बनाना आता नहीं। अरे आपके हाथ का तो इतना टेस्टी बनता है कि उसके सामने मेरे हाथ का बना नाश्ता तो कोई खाएगा नहीं। तारीफ कर करके मुझे ऐसा पेड़ पर चढ़ाया कि मैं अगली बार उसे काम के लिए कह ही नहीं पाई। अरे तेरे से ज्यादा सयानी तो वो अंशिका है। काम ना करने के 100 तरीके पता है उसे, लेकिन तुझे काम निकलवाने का एक तरीका नहीं आता। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। इतने साल से मेरे साथ इस घर में रह रही है तू, लेकिन तूने मुझसे कुछ नहीं सीखा। कोई नहीं, मैं सिखाती हूँ तुझे कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता और उंगली टेढ़ी करने के लिए जगह ना हो तो घी का बर्तन कैसे गर्म किया जाता है। अगले दिन, बहू, अरे बेटा अंशिका, यह कमरे में अकेले क्यों बैठी हो? पूरा पूरा दिन तुम्हारी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती। मैंने सोचा चलो हम ही बहू से मिलते हैं कमरे में जाकर। अच्छा अंशिका, तेरा ये कमरा इतना गंदा हो रहा है, तू साफ सफाई नहीं करती क्या? अरे भाई एक बार जाकर रचना का कमरा देख, शीशे की तरह चमकता है। उसके कमरे में रखे हुए एक एक सामान चमकते हैं। जब रचना की शादी हुई थी ना तो हमारे घर में सीमेंट वाला फर्श था। इतना घिस घिस कर पोछा लगाया उसने कि अब घर के फर्श में अपनी शक्ल देख लो ऐसे चमकता है। अरे लोग तो मार्बल संगमरमर लगवाते हैं शाइन के लिए, और मेरी बहू है ना सीमेंट के फर्श को ही मार्बल की तरह चमका दिया। हाँ ऐसी होती है गुणी बहुएं। हम तो सबको यही कहते हैं कि बहू बनने की ट्रेनिंग लेनी हो ना तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस रचना बहू के साथ 1 महीना रह लो, अपने आप सीख जाओगे। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कमरे की सफाई नहीं करती हूँ? मैं तो रोज सुबह नहाने से पहले अपने कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। सब कुछ साफ तो है। अरे नहीं नहीं, तूने की होगी साफ सफाई, लेकिन तेरी सफाई में ना वो बात नहीं है जैसे रचना करती है। ऐसे भी तू बस अपने कमरे की सफाई करती है और वो तो पूरे घर की सफाई करती है। मानना पड़ेगा भाई, रचना को बहुत मेहनती है। छोटी बहू के सामने बड़ी बहू की जी भर के तारीफें करने के बाद पद्मा चुपचाप उठकर वहां से बाहर आ गई। अब देखो कैसे बिना हींग और फिटकरी के चोखा रंग आता है। इसे मैंने इतना उकसा दिया है ना कि कल से ही घिस घिस के सफाई करने में लग जाएगी। सबसे पहले बड़ी बहू को यह बात बताकर आती हूँ कि उसका काम हो गया है। अब देखना तुम कैसे ही अंशिका कल से ही पूरे घर में रगड़ रगड़ के पोछा लगाती है। अरे मैंने उसके मन में इतनी हीन भावना भर दी है, अब वो खुद को साबित किए बिना पीछे नहीं हटेगी। अरे मम्मी जी, आपने ऐसा किया क्या? अरे तू बस देखती जा मेरा कमाल। कल सुबह होने का इंतजार कर। रचना अगले दिन के लिए बहुत उत्साहित थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर मम्मी जी ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण अंशिका घर की साफ सफाई और घिस घिस कर पोछा मारने को तैयार हो गई है। अंशिका को सफाई करता देखने के लिए अगले दिन रचना सुबह 5 बजे उठकर अंशिका के कमरे की ओर टकटकी लगाकर बैठ जाती है। सुबह के 9 बजने को आए, अभी तक तो इस अंशिका का कमरा खुला तक नहीं है। रोजाना तो ये 8 बजे तक अपने कमरे की सफाई करके चाय पीने आ जाती है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? जब अगले 1 घंटे तक भी देवरानी अंशिका अपना दरवाजा नहीं खोलती, तब उत्सुकतावश रचना उसके कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। अरे अंशिका, आज तुम अभी तक सो रही हो क्या? चाय नहीं पीनी? नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं अपने कमरे की साफ सफाई किया करती थी इसलिए जल्दी उठती थी। लेकिन कल मम्मी जी ने मुझे एहसास कराया कि मुझे तो ठीक से सफाई करना आता ही नहीं। तो मैंने सोचा बेकार में ही सुबह उठकर पूरे कमरे की झाड़ पोंछ और सफाई के चक्कर में अपनी नींद क्यों खराब करूं। जब मुझे सफाई का काम आता ही नहीं तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों।
जिसे करके मैं माँ जी को और दुखी कर दूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं आराम से सोकर अपनी नींद पूरी करूंगी। है? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा सोचोगी तो तुम्हारा कमरा तो गंदा रह जाएगा। अरे छोड़ो माँ जी की बातें। किसने कहा तुम्हें सफाई करनी नहीं आती? अरे तुम तो बहुत अच्छी सफाई करती हो। तुम जैसे कर रही थी ना, अपना काम वैसे ही करती रहो। नहीं 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 भाभी, अब तो मैंने सोच लिया है, जो काम मुझे आता नहीं उसे करके बिगाड़ने से क्या फायदा। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ना तुम बुरा मान रही हो। मम्मी जी की बातों को ना ज्यादा दिल से मत लगाओ। अब इतने साल हो गए ना मेरी शादी को, मेरे हाथ के किए हुए काम की उनको आदत हो गई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा कह दिया होगा। और किसने कहा कि तुम्हारा कमरा साफ नहीं है? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी सफाई करती हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कल से पूरे घर की सफाई तुम ही करो। अच्छा ऐसा करो, अभी तुम अपने कमरे की सफाई कर लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप। माँ जी की बातों के चक्कर में ना मैं कुछ आज ज्यादा ही सो गई। 10 बजने को आए, एक कप चाय भी नहीं पी। पेट ना गुड़गुड़ कर रहा है। बेचारी रचना किसी तरह समझा बुझाकर अंशिका को सफाई करने के लिए भेजती है और खुद जाकर रसोई में चाय बनाने लगती है। बहुत अच्छा काम किया आपने, कम से कम अपने कमरे की सफाई तो करती थी। आपकी बात सुनकर कह रही है, माँ जी कहती है मुझे काम करना नहीं आता, तो मैं वो काम नहीं करूंगी जो मुझे आता नहीं। अब से मेरे कमरे की सफाई भी आप कर दिया करना। माँ जी, ये था आपका प्लान? ले देकर एक काम कर रही थी, वो भी मेरे हिस्से लिखवाई आप। अरे बहू तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। उसके कमरे में जाकर देख तो सही मेरी बातों का कितना असर हुआ है। आज कमरे के अलावा आंगन भी साफ कर रही है वो। तू माने या ना माने, लेकिन मेरी बातों का असर तो हुआ है उस पर। अब तो वो जब भी सफाई करने जाएगी उसके मन में ये बात जरूर आएगी कि उसे अच्छे से सफाई करनी नहीं आती। तो वो और कोशिश करेगी कि अच्छे से काम कर पाए और मैं उसकी तारीफ करूं। अब आप इतना कह रही हो तो ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते। नाश्ते के समय। बेटा तुम्हारी शादी को 1 महीने से ऊपर होने आया, अभी तक तुम्हारा घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे तुम कोई भी काम करने की कोशिश ही नहीं करती। दूसरी तरफ रचना बहू को देख लो, शादी करके आई थी ना, मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि चल बहू तू किसी काम में हाथ लगा दे। माना कि बहुत सारे काम इसको भी करने नहीं आते थे। अरे कोई भी लड़की माँ के पेट से सीख के थोड़ी ना पैदा होती है, करने से ही तो काम आता है। तो बस रचना ने कभी कोई काम सीखने से संकोच नहीं किया। अरे भाई इतनी मेहनती लड़की है कि क्या बताए। यहाँ आने के बाद इसने सारे काम करना चुटकियों में सीख लिया। और देखो आज पूरे घर की जिम्मेदारी है रचना बहू के कंधे पर। हम तो कहते हैं बहू हो तो रचना जैसी, जिसके आने से सास एकदम निश्चिंत हो जाए। रचना के होने से हमको तो बड़ा सुकून है। इसके भरोसे हम कोई भी काम छोड़कर जा सकते हैं। और आजकल की बहू को देख लो, किसी काम की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। अरे माँ जी, आप ये समझिए, आप लकी नहीं डबल लकी है, क्योंकि आपकी एक नहीं दोनों बहुएं लाखों में एक है। सिर्फ मैं ही नहीं, अंशिका भी हर काम मन लगाकर ही करेगी। इस घर को बिल्कुल वैसे संभालेगी जैसे मैंने संभाला है, और इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर मैं तो हूँ, है ना अंशिका? नहीं 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 भाभी, अब तो मैंने सोच लिया है कि माँ जी को आपके ऊपर इतना भरोसा है, उनका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। अब से ना घर के सारे काम आप ही करेंगे, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं तो ऐसी ही ठीक हूँ, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी मैं तो संभाल ही नहीं सकती। वैसे भी कहते ना, जिसका काम उसी को साजे। अंशिका नाश्ता करके वापस अपने कमरे में चली गई थी और इधर पद्मा और रचना अपना सर पकड़े बैठी थी
क्योंकि उनके सारे तीर गलत निशाने पर जो लगे थे।